ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। किसी भी ट्रांसफार्मर में जब कोई इनपुट दिया जाता है और ये इनपुट किस नेचर का है, उसी नेचर का फ्लक्स कोर में स्टेबल होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इनपुट साइनोसॉइडल होता है। तो मैंने एक साइनोसॉइडल इनपुट किया। ट्रांसफार्मर के अंदर इनपुट जो है वो साइनोसॉइडल है, और इस साइनोसॉइडल इनपुट का रिजल्ट ये होगा कि फ्लक्स जो होगा वो भी साइनोसॉइडल बनेगा। और इस साइनोसॉइडल फ्लक्स का एक्सप्रेशन हम कुछ इस तरह लिख दें। आप कोई भी साइन एक्सप्रेशन मान सकते हैं, हम आसानी के लिए ये एक साइन एक्सप्रेशन मान लीजिए। हम बात कर रहे हैं ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, वोल्टेज की, जो भी बोलिए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा ड्यू टू दिस फ्लक्स, ड्यू टू अल्टरनेटिंग फ्लक्स, वो लेंज लॉ के हिसाब से क्या होगा, अगर हम इसे ET नाम दे दें, इट इज़ फाई एक्सप्रेशन ऑफ टाइम t, इट इज वोल्टेज ईएमएफ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो जब हम ET की बात करते हैं तो लेंज लॉ ये कहता है ET इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये क्यों? ये लेंज लॉ के हिसाब से। अब मैं अगर बात करूँ इस एक्सप्रेशन में इसे रख दूँ तो ET क्या आएगा, माइनस एन फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। मैं इस एक्सप्रेशन को जरा रीअरेंज करूँगा। रीअरेंज का ज़रूरत इसलिए है, मेरा टारगेट ये है कि इस कॉस को हम साइन के टर्म में एक्सप्रेस करें, ताकि हम इस वोल्टेज वाले एक्सप्रेशन को फ्लक्स वाले एक्सप्रेशन से कंपेयर कर सकें। तो क्या मैं इसे कुछ इस तरह लिख दूँ, एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी विथ माइनस साइन। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी। देखिए, अगर किन्हीं को दिक्कत हो तो आप ये समझ सकते हैं कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन, इसे आप साइन एक्सिस मान लें। जब वो साइन एक्सिस है तो इसके अपोजिट वाला माइनस साइन एक्सिस होगा, और परपेंडिकुलर वाला कॉस, और ठीक इसके अपोजिट माइनस कॉस। आप यहाँ साइन की जगह कॉस भी मान सकते हैं, तब रेफरेंस बदल जाएगा। आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है, ये साइन तो ये माइनस साइन, और जब ये साइन या ये जो भी फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव ये आना चाहिए, और ये जो भी फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव ये आना चाहिए, और ये जो भी फंक्शन हो इसका डेरिवेटिव ये आना चाहिए, और ये जो भी फंक्शन हो इसका डेरिवेटिव ये आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि ये एक्सिस माइनस कॉस ओमेगा टी है, तो आगे वाला एक्सिस इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में माइनस साइन टी, और ये माइनस है तो ये प्लस साइन। तो इस तरह हम डी अपॉन डी टी के डिफरेंस पे एक्सिस को आप किसी एक को रेफरेंस मान सकते हैं। हमने आसानी के लिए साइन को रेफरेंस मान लिया। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को फार्मूले को सॉल्व करने के लिए बड़ा आसान तरीका है। मैं अगर ये कहूँ, आप इसे इस ग्राफ में डिटेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। मैं इसे एक बार मिटा रहा हूँ और रीड्रॉ कर रहा हूँ। साइन कॉस माइनस साइन और ये माइनस कॉस। मैं अगर इस फार्मूले को यहाँ डिटेक्ट करना चाहूँगा तो साइन ओमेगा टी माइनस की तरफ पाई बाई टू करने पे हम मूव करके किस एक्सिस पे पहुँच जाएंगे, माइनस कॉस एक्स। तो वही मैंने लिखा। अगर यही एक्सप्रेशन रहता साइन प्लस पाई बाई टू तो हम किस एक्सिस पे पहुँच जाते,
कॉस एक्सिस पे, तो यहाँ प्लस रहता तो यहाँ कॉस होता। तो ये एक्सिस आपको बहुत हेल्प करेगा इस तरह के एक्सप्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए। चलिए, बहरहाल हम बात को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने एक्सप्रेशन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। हमारे एक्सप्रेशन में ई टी जो आया है, ई टी जो आया है वो है एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब जरा आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कीजिए। आप क्या देखेंगे कि इनके बीच 90 डिग्री का एंगल है। मैं ये कहूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप पाएंगे कि अगर ये एक्सिस फाई का है, फाई टी है, इस इंस्टेंट पे फेजर, ये फेजर डायग्राम आप इसे बोल सकते हैं, तो दूसरा एक्सिस ईएमएफ का एक्सप्रेशन नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ आने का मतलब 90 डिग्री लैग। मैं यहाँ वर्ड में शब्दों में इसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, induced EMF ET is lag by 90 degree with causing flux phi t। अगर आपको फ्लक्स पता है और आप उसका ET निकालना चाहते हैं तो उससे 90 डिग्री लैग होगा। देखिए, एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अगर डी अपॉन डी टी मूव करना चाहते हैं तो प्लस, मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको, अभी जस्ट मैंने इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। अगर डी फाई बाई डी टी इस एक्सिस की तरफ है तो डी फाई, अगर फाई इस तरफ है तो डी फाई अपॉन डी टी इधर होगा और माइनस डी फाई अपॉन डी टी इधर होगा। बात समझ रहे हैं? यहाँ से अगर फाई ये है तो ये वाला एक्सिस डी फाई अपॉन डी टी को डिनोट करेगा, और अगर आपको माइनस डी फाई अपॉन डी टी चाहिए तो ये नीचे वाला एक्सिस डिनोट करेगा। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है। तो हमारे केस में भी ई टी क्या है? माइनस। अगर इनको हम थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर लें, डी फाई अपॉन डी टी मतलब माइनस डी फाई अपॉन डी टी इस तरफ हो जाएगा। बातों को आप समझ रहे हैं? चलिए, तो मैंने देखा, अभी हमने देखा कि अगर कोई फ्लक्स फाई टी है उसके चलते जो इंड्यूस्ड वोल्टेज प्रोड्यूस होगा ई टी, वो फाई टी से 90 डिग्री लैग करेगा। और ये बात मैं फेजर के फॉर्म में कर रहा हूँ, है ना, आप इसे वेक्टर वेक्टर ना समझ लेना, ठीक है। चलिए, अब मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा एनालाइज करता हूँ। एनालाइज करने का मतलब ये है कि जिस तरह किताबों में रहता है उस तरह। ये फाई टी और ई टी क्या है? ये इंस्टैंटेनियस वैल्यू आप बोल सकते हैं, इंस्टैंटेनियस वैल्यूज़। टाइम के साथ क्या वैल्यू चेंज कर रहा है, किसी इंस्टेंट पे क्या वैल्यू, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 0 सेकंड, 15 सेकंड पे क्या होगा, ये हम डिटेक्ट कर यहाँ से समझ सकते हैं। लेकिन साइनसॉइड में बड़ा एक खूबी है, वो आरएमएस वाली बात। तो वही मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर मैं ई टी लिखूँ या ई लिखूँ सिर्फ, तो आप क्या समझेंगे? मैं इंस्टैंटेनियस वैल्यू की बात कर रहा हूँ स्मॉल में। और अगर मैं ई आर एम एस लिखूँ या ई लिखूँ तो आप क्या समझेंगे? आर एम एस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल उस एक्सप्रेशन के लिए, इक्वेशन 2 के लिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर एम एस? ई इक्वल टू इज आर एम एस वैल्यू इक्वल टू मैक्सिमम अपॉन √2 एन फाई एम ओमेगा अपॉन √2। और अगर मैं ओमेगा को थोड़ा 2 पाई एफ के फॉर्म में लिख दूं तो 2 पाई अपॉन 2, आप इसे कैलकुलेट करेंगे, 2 पाई अपॉन 2 ये आएगा 4.44। तो इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं यहाँ रख दूं तो ई आर एम एस क्या आएगा? एन फाई एम एफ इंटू
4.44। ठीक है, चलिए, तो मैं जब आरएमएस वैल्यू की बात करूं तो आपको क्या बताना है, जनरली साइनसॉइड में आरएमएस वैल्यू की ही बात करेंगे हम लोग, इसीलिए आरएमएस यहाँ निकालना ज़्यादा बेहतर है। 4.44 N/m/f। तो जरा इस एक्सप्रेशन को भी आप ध्यान से देखिए, ईएमएफ के इक्वेशन को। अगर मैं प्राइमरी की बात करूं, फॉर प्राइमरी साइड इट विल बी E1 एंड हियर इट इज N1/m/f। और सेकेंडरी साइड की मैं अगर बात करूं तो यहाँ E2 4.44 N2/m एंड f। देखिए, इस दोनों एक्सप्रेशन में N1 और N2 तो चेंज हो रहा है, कांस्टेंट तो खैर नहीं चेंज होगा, लेकिन एक बात और बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया, दोनों जगह सेम फ्रीक्वेंसी है। मैंने पहले वाले लेक्चर्स में बताया भी है कि ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी साइड एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में नहीं होते हैं, उनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। इसलिए जो प्राइमरी साइड का फ्रीक्वेंसी होगा 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, जो भी हो 40 हर्ट्ज, वो सेकेंडरी साइड का भी फ्रीक्वेंसी होगा। अपने इंडिया में ये 50 हर्ट्ज है, तो ये दोनों जगह सेम फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फ्लक्स, ये φm क्या है, मैंने अभी यहाँ एक्सप्रेशन लिखा था, फाई इक्वल टू φm साइन ओमेगा टी। ये φm है। φm क्या है, मैं यहाँ अगर लिख दूँ, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, f क्या है, फ्रीक्वेंसी है इन हर्ज में, इनपुट जो आप दे रहे हैं उस इलेक्ट्रिकल पैरामीटर की फ्रीक्वेंसी क्या है हर्ज में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात φm क्या है, φm इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स। क्या लिख दें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फ्लक्स में लिख दे रहा हूँ इन कोर, रिजल्टेंट फ्लक्स इन कोर। देखिए, मैं आपको बताया भी था, कोर में दो तरह के फ्लक्स होते हैं, एक फाई और एक φ1 और एक माइनस उसके अपोजिट, प्राइमरी साइड के चलते और सेकेंडरी साइड के चलते, जो दोनों फ्लक्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। प्राइमरी करंट के चलते जो एमएमएफ टर्न होता है उसके चलते जो फ्लक्स स्टेबल होता है वो, और सेकेंडरी करंट के चलते जो एमएमएफ होता है उसके चलते जो फ्लक्स जनरेट होता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और कोर के अंदर जो नेट फ्लक्स होता है वो इन दोनों फ्लक्सों का रिजल्टेंट होता है, मतलब φ1 माइनस φ2। तो ये फाई वही है, रिजल्टेंट फ्लक्स है, कोर के अंदर रिजल्टेंट फ्लक्स है, और φm इस रिजल्टेंट फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू है। आपको ये बातें ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और एनालाइज करूँ तो आप देखेंगे कि वोल्टेज जो है आरएमएस वैल्यू वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पे, फ्लक्स क्या है, और इनपुट का फ्रीक्वेंसी क्या है, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर की फ्रीक्वेंसी क्या है। और अगर मैं रेशियो निकालने की बात सोचूं, E1/E2 इट विल बी N1/N2। आप देख रहे होंगे, चलिए, और हम आगे पढ़ेंगे, इसे अप्रॉक्स इक्वल टू V1/V2 भी हम बोल सकते हैं। ट्रांसफार्मर्स का बेसिक ये एक्सप्रेशन है जिसे हम हर एक बार दोहराएं, हर एक बार यूज़ करेंगे, हर एक न्यूमेरिकल में, हर एक कॉन्सेप्ट के डिस्कशन में इसे यूज़ करेंगे। तो बहरहाल हमने देखा कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है, चाहे वो प्राइमरी में हो या सेकेंडरी में हो, वो डिपेंड करेगा कि उनका नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, म्यूचुअल फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और इनपुट का फ्रीक्वेंसी क्या है, और एक कांस्टेंट आया जिसकी वैल्यू 4.44 है। चलिए, आपके लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कोई ट्रांसफार्मर जो बना हुआ है वो 50 हर्ट्ज के लिए बना हुआ है। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ एक, इसे आप न्यूमेरिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एक ट्रांसफार्मर है, ये 50 हर्ट्ज के लिए बना हुआ है, और 50 हर्ट्ज के लिए बना हुआ है, मैं डाटा देख लूँ आसान के लिए, 100 वोल्ट, 50 हर्ट्ज 100 वोल्ट, किसी एक साइड का, मैंने प्राइमरी साइड का लिख दिया। तो हुआ ये
कि ये फ्रीक्वेंसी जो है ये रिड्यूस होके 40 हर्ट्ज हो गया किसी कारण से। तो अगर इस ट्रांसफार्मर के इनपुट में मैं यहाँ बना ले रहा हूँ ये 50 हर्ट्ज और 100 वोल्ट, और ये अगर रिड्यूस होकर 40 हर्ट्ज हो जाए तो क्या इस वोल्टेज का वैल्यू क्या रखना चाहिए हमें? क्या यही रखेंगे तो क्या दिक्कत है, और अगर नहीं रख पाए तो हमें कितना रखना होगा? तो देखिए इस बात को हम एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाए ट्रांसफार्मर के इनपुट में, इलेक्ट्रिकल इनपुट का फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। इस बात को समझने के लिए आपको इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखना होगा। अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और इनपुट 100 वोल्ट है, मैं इसे मान ले रहा हूँ, तो इस सिचुएशन में आप अगर φm का वैल्यू निकालेंगे तो φm विल बी प्रोपोर्शनल टू E अपॉन एफ। बाकी ये दोनों तो कांस्टेंट होंगे, E अपॉन एफ, मैं वोल्टेज अपॉन। तो मैं पहले वाले केस में अगर φm की बात करूं तो ये 100 अपॉन 50, दैट मीन्स प्रोपोर्शनल होगा ये 2 के, ठीक है। और अगर आप दूसरे वाले केस में बात करेंगे, मान लेते हैं मैंने 100 वोल्ट ही दे दिया, तो इस केस में जो φm होगा वो कितना होगा? इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 100 अपॉन 40 एंड इट विल बी 2.5। ये 2 और 2.5 ये इस बात को बता रहा है कि जब 40 हर्ट्ज इनपुट का फ्रीक्वेंसी आ गया तो फ्लक्स डेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू, फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू बढ़ गया, 2 से 2.5 की कोफिशिएंट पे आ गया। मतलब कोर के अंदर, ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर फ्लक्स का लेवल बढ़ गया। और इस बढ़े हुए फ्लक्स से क्या दिक्कत हो सकती है? कोर सेचुरेशन को प्राप्त कर लेगा या कुछ परमानेंट सेचुरेशन में आ जाएगा और ये अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा। क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोर। कहने का मतलब ये है कि जब सप्लाई, अगर कोई ट्रांसफार्मर डिज़ाइन हुआ है 50 हर्ट्ज के लिए, 100 वोल्ट के लिए, 50 हर्ट्ज और 100 वोल्ट के लिए, और आप उसे 40 हर्ट्ज और 100 वोल्ट दे देंगे, तो ट्रांसफार्मर का कोर हो सकता है कि अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो दे ड्यू टू ओवर सेचुरेशन। इसको क्या बोलते हैं? ओवर मैग्नेटिक सेचुरेशन के चलते कोर अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो सकता है और वापस BH कर्व को अटेंड नहीं कर पाएगा। तो हमें इस सिचुएशन से बचना है। अगर हम ये पूछें कि आपको ये 100 वोल्ट के बदले कितना वोल्ट दे सकते हैं, ऑब्वियस सा बात है, इसे कम करना होगा और इतना कम करना होगा कि ये 2 के बराबर आ जाए। मतलब मैं ये कहूँ E/F को क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, किसी ट्रांसफार्मर के लिए कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्लक्स वहाँ कांस्टेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है ही, और 4.44 तो खुद एक कांस्टेंट है। तो ट्रांसफार्मर के लिए E/F को कांस्टेंट होना चाहिए। तो ज्यों ही आपका फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगा, इस रेशियो को कांस्टेंट करने के लिए वोल्टेज को भी रिड्यूस होना होगा। तो मैं अगर बात करूं, पहले केस में ये 100 अपॉन 50 था, दूसरे केस में हमें नहीं पता, ये E निकालना था और ये 40 हो गया। तो वैसे बात है X कितना हो जाएगा? 80 वोल्ट। तो अगर आप ट्रांसफार्मर को ओवर सेचुरेशन से बचाना चाहते हैं तो 80 वोल्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बातें स्पष्ट हैं? चलिए आज के इस वीडियो क्लिप में इतना ही। थैंक यू।